आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब है वो सब पार्टीज जो कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है? समझने वाली चीज ये है कि हर कोई बंदा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। आप एंटर क्यों नहीं हो सकते या क्यों हो सकते हैं? सबसे पहला, आपको अपना भला बुरा उस कॉन्ट्रैक्ट में समझ आना चाहिए। यू मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्लस और माइनसेस दैट यू विल गेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। सो क्या कहता है वो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मींस द पार्टीज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको पता होना चाहिए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। दे मस्ट नो उसका अफेक्ट क्या होगा उन टर्म्स का आपके ऊपर। क्या आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। They must understand if the contract is able to make positive impact or negative impact on the parties concerned. अगर आप पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बनना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा आपके ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड बन जाएगा। अगर आप पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो बट आप कैपेबल नहीं हो अंडरस्टैंड करने के उस पार्टी टू उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी टर्म्स को, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट अपॉन यू, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? void. So person may be incapable due to age, legal status या उसकी conditions के कारण वो incapable हो सकता है। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है जो कि एज ऑफ मैच्योरिटी का हो, यानी कि 18 से ऊपर हो एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड and is not disqualified from contracting by any law। अब ये जो हमने लाइन लिखी है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट, बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इसकी। सपोज मेरी एज 18 साल की है, इंडिया में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूँ। आपकी एज 19 साल की है। सपोज इन योर कंट्री द एज ऑफ मेजोरिटी इज 21 ईयर्स, तो क्या आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? नो। वाई? बिकॉज आपके वहां एज 19 ईयर्स है। ऑपोजिट साइड चलते हैं, रिवर्स चलते हैं इसके। आपकी एज अपनी कंट्री में मैच्योरिटी है राइट, लेकिन हमारे कंट्री में आई एम 17 ईयर्स। क्या आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा राइट, विच मीन्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड होगा आपके लिए राइट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम माइनर का टॉपिक करेंगे। इसमें साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्वेटल, कन्वेक्स राइट, सो इंसॉल्वेंट्स, तो ये सब जो है वो नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, एलियन एनिमीज, सो पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टू विच ही इज अ सब्जेक्ट, जो उनके ऊपर अप्लाई होता है। सो फॉलोइंग पर्संस आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट: माइनर्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। ये सब अनक्वालिफाइड है, इनकॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम किसका लॉ पढ़ेंगे? लॉ रिलेटिंग टू माइनर के एग्रीमेंट का। सो अ माइनर कौन होता है? अ माइनर इज अ पर्सन जो मेजर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 क्या कहता है? ए माइनर इज अ पर्सन जिसने अपने 18 साल एज के पूरे नहीं किए। He may be a male or a female. However, in all cases of contracts related to land and age of maturity, will be the age as is determined by the law in place, जहां पे लैंड सिचुएटेड है। अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो उस जगह की लैंड जहां पे सिचुएटेड है उस टाइम की उस जगह को देखा जाएगा, उस जगह के हिसाब से डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन ऑफ 19 ईयर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम लैंड, किसी एक लैंड के लिए अगर कोई 18-19 साल का लड़का इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है किसी सिटीजन ऑफ अदर कंट्री के, वेयर द मेजोरिटी एज इज मोर देन 19 ईयर्स, जहां पे आपकी मेजोरिटी एज 19 से ज्यादा है, दिस इंडियन ऑफ 19 ईयर्स इज अ माइनर एंड इज नॉट एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट उस दूसरे कंट्री में। सो वो 19 ईयर्स का बंदा वहां माइनर है, सो वो दूसरे कंट्री में एंटर नहीं हो सकता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो एंटर हो जाता है तो लायबिलिटी उसकी रहेगी। सो माइनर डज नॉट हैव अ मैच्योर्ड माइंड। क्यों? क्योंकि माइनर जो होता है ना उसका मैच्योर्ड माइंड नहीं होता। ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, उसकी केयर करनी जरूरी है। सिंस अ माइनर डज नॉट हैव अ मैच्योर्ड माइंड, देयरफॉर ही वुड नॉट अंडरस्टैंड और थिंक। क्योंकि उसका मैच्योर्ड माइंड नहीं है ना, तो वो सोच नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, थिंक नहीं कर सकता।
उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके लिए. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट ही मे बी एक्सप्लॉइटेड. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको कोई एक्सप्लॉइट करे. Thus, there requires a law that protects him from such exploitation. So, एक ऐसे लॉ की जरूरत है जो उसको उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाए. एक्सप्लॉयटेशन किस चीज की? उसको कुछ भी बहला के फुसला के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है जिसमें उसको लॉस हो जाएगा अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेगा. तो उसको लॉस से बचाने के लिए ये रूल है, ये लॉ है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है, the contract will be void ab initio. Please understand this. However, this does not mean that all the contracts with minors are void. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे contracts minor के साथ void होंगे. अगर आप उसको कुछ नेसेसिटी सप्लाई करते हो, नेसेसिटी क्या होता है? उसको रोटी कपड़ा मकान, राइट, जो उसकी जरूरी है, स्कूल की फीस आज की डेट में, राइट, ये सब उसको जरूरी है. मेडिसिन अगर उसको जरूरी है. सो अगर आप ये सब चीजें उसको सप्लाई करते हो विच आर लीगली एनफोर्सेबल, वो जो लीगली एनफोर्स करा सकते हो, हालांकि आप माइनर से एनफोर्स नहीं करा सकते बट श्योरली अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से आप वो पैसा वापस ले सकते हो, माइनर से क्लेम नहीं कर सकते. बस इतना इंश्योर करना है आपको. सो माइनर का जो भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा. सेक्शन 10 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? सेक्शन 10 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, if parties to a contract are not competent to enter into a contract, it will be void. Further states that a contract with a minor is void ab initio. ये void ab initio है. However, if a guardian enters into a contract for the benefit of a minor, कोई भी जो गार्जियन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है माइनर के बेनिफिट के लिए, इट कैन बी एनफोर्स्ड. सो अगर आप एज अ गार्जियन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो माइनर के बेनिफिट के लिए, सो वो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर करा सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स का पार्टनर माइनर हो सकता है. It is important to note here that the minor cannot enter into a contract and that he cannot be held liable for any loss. प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट माइनर कर सकता है, लॉस का कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं कर सकता. सो पार्टी टू अ प्रॉफिट हो सकता है. प्रीवी काउंसिल ने केस हुआ था, इसमें केस लाओ ये याद रखना, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. सो इस केस में क्या था, धर्मोदास घोष एक माइनर था, उसने अपने हाउस को मॉर्टगेज कर दिया इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट. मोहरी बीबी ने सिक्योर किया जब लोन 20,000 का उससे लिया. पार्ट ऑफ दिस अमाउंट वाज एक्चुअली एडवांस टू हिम. इसका कुछ पैसा उसको दे भी दिया, एडवांस भी कर दिया. सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, धर्मोदास घोष जो है वो कोर्ट को अप्रोच किया कैंसिलेशन ऑफ द मॉर्टगेज. क्यों? क्योंकि ही वाज ए माइनर. इट वाज हेल्ड बाय द प्रीवी काउंसिल दैट एग्रीमेंट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली void. माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा वो void होगा. मनी लेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रीपेमेंट ऑफ मनी लेंट. जिस बंदे ने उसको पैसा दिया है वो लाइबल, उसको पैसा नॉट एंटाइटल्ड, सो माइनर इज नॉट लाइबल टू रिटर्न हिम बैक द मनी लेंट बिकॉज ही हैड गिवन द लोन विथ फुल नॉलेज. उसको पता था माइनर जो है वो 18 से कम है. देखो ये तो हो गया माइनर के साथ void ab initio. सबसे इंपॉर्टेंट, नो रेस्टिट्यूशन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिस्टोर करना, यानी कि उसको वापस देना, गिविंग बैक समथिंग टू इट्स प्रॉपर ओनर. जो उसका ऑनर है उसको वापस करना. ए माइनर कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू रिटर्न बेनिफिट ऑब्टेन्ड अंडर ए void एग्रीमेंट. एक void एग्रीमेंट के थ्रू जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते हो. Because section 64 and 65 deals with restitution do not apply to a minor. इसको जरा ध्यान से एक बार अच्छी तरह डिटेल में पढ़ते हैं. वो कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन, मतलब गुड्स एंड प्रॉपर्टी विच आर स्टिल इन पोजेशन ऑफ अ माइनर. आपके कुछ गुड्स कुछ प्रॉपर्टी, अब आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, सो माइनर आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन आपके कुछ गुड्स कुछ आपकी प्रॉपर्टी जो आज भी माइनर के पास है वो रिकवर कर सकते हो आप उससे, रिक्वायर्ड विद द कंडीशन इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर. माइनर को कोई पर्सनल लॉस, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए. अब जो उसके पास है वो आप वापस ले जा सकते हो. जो आपका है, आपने गलती से उसको दे दिया, वो आप वापस ले जा सकते हो. आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अगर वो खर्च चुका है, अगर वो एक्सपेंस कर चुका है उस पैसे का जो आपने उसको लेंड किया था, तो आप उसको जबरदस्ती
वापस लोगे? नो, यू कैन नॉट, राइट। सेक्शन, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी से आप अपना जो लेंट किया है अगर वो वापस ले सकते हो। सेक्शन 33 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 स्टेट्स, जहां पे माइनर मिसलेड करता है अदर पर्सन को इनटू बिलीविंग हिम टू बी मेजॉरिटी, रेस्टिट्यूशन शैल बी अवेलेबल टू द डिसीव्ड पार्टी। जहां पे माइनर ये धोखा देता है, माइनर ये धोखा देके बोलता है कि नहीं मैं तो 18 से ऊपर हूं इंडिया में, सो आई एम वैलिड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप उससे रेस्टिट्यूशन करवा सकते हो, राइट। हमने पहले भी डिस्कस किया है, अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ए माइनर कैन नॉट बिकम लायबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर वो कुछ बेनिफिट दे रहा है माइनर को, ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। Other party cannot cancel the contract on the basis that he is entering into a contract with minor and it will be void. इस बेस पे नहीं हो सकता। If minor is going to be beneficiary, he can enforce the contract, even sue the other party for fulfilling the promise. वो दूसरे बंदे को सू भी कर सकता है कि भाई मेरे को पैसा मिलना था, मेरे को बेनिफिट मिलना था, आप मेरे को बेनिफिट दो। No ratification. Since an agreement with a minor is void, therefore he cannot say that on attaining maturity he will ratify the contract. क्योंकि उसका agreement with a minor void था, so he cannot say that on attaining majority वो contract को ratify कर लेगा। एक बार जो contract बन गया वो दोबारा ratify नहीं हो सकता minor के केस में। Estoppel, so minor cannot by misrepresenting his age, अपनी age को वो 18 का 19 बता के, राइट, इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो उसके साथ। अगर उसने ये किया है, कोर्ट कैन डायरेक्ट अ माइनर टू रिस्टोर द बेनिफिट। अगर उसने ये किया है, वो कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट उसको कि तू बेनिफिट वापस कर। देयर कैन बी नो स्टॉपल अगेंस्ट द माइनर, माइनर के अगेंस्ट कोई स्टॉपल नहीं हो सकती। इट डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर, दैट इज माइनर इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम प्लीडिंग हिज इन्फेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को एज मेरी कम है तो मैं अवॉइड करता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो कोर्ट को वो ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि उसने पहले तो धोखा देके वो एज ज्यादा करवा ली, बोल के कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, लेकिन अब वो ये बोल नहीं सकता। इवन इफ ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट बाय फाल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, चाहे उसने ये फाल्सली रिप्रेजेंट किया हो, गलती से एज अपनी ज्यादा बताई हो, इवन देन ही कैन नॉट डू इट, राइट। माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, एक जो माइनर है ना उसको आप नेसेसिटीज के लिए लाइबल करवा सकते हो, वो भी माइनर को नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हो आप। सो एनीवन सप्लाइंग द नेसेसिटीज टू अ माइनर कैन क्लेम द मनी नॉट फ्रॉम द माइनर बट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। इवन द नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन जिसका माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट कैन बी क्लेम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा बंदा जो नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन जो माइनर को प्रोवाइड करनी थी, फॉर एग्जांपल माइनर का कोई छोटा ब्रदर, छोटा सिस्टर या कोई भी और ऐसा जिसको माइनर को जिम्मेवारी थी माइनर की कि वो नेसेसिटीज प्रोवाइड करे, अगर आपने उसको भी नेसेसिटीज दी हैं तो जिसको माइनर को प्रोवाइड करनी थी, माइनर को सपोर्ट करना था, सो दैट कैन ऑल्सो बी क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, राइट। द नेसेसरी मीन्स एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस ऑन रेंट फॉर लिविंग एक्सेट्रा, सो आप क्लेम कर सकते हो। नो क्लेम कैन अराइज फॉर द एक्सपेंसेस, जो लग्जरीज के लिए दिया उसके लिए कोई क्लेम अराइज नहीं हो सकता। इलस्ट्रेशन, माइनर एक बीमार है और उसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए, सो एन अ नेबर अरेंजेस फॉर हिज ट्रीटमेंट, एन ने कहा कि तेरे को मैं ट्रीटमेंट दिलवाता हूँ और उसने पैसा भी खर्चा किया, ही इज एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, उसको माइनर की प्रॉपर्टी में से पैसा मिलेगा। ए माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट और गार्डियन, कोई भी जो माइनर है ना वो अपने पेरेंट को या गार्डियन को ये बाइंड नहीं कर सकता। सो माइनर कैन नॉट प्लीड टू द अदर पार्टी दैट द मनी रिकवरेबल फ्रॉम हिम कैन बी टेकन फ्रॉम हिज पेरेंट और हिज गार्डियन, राइट। He cannot bind his relatives even for the necessary supply to him. They can be liable when minor is working on behalf of or working as an agent of the parent or guardian, right? बड़ा ही क्लियर पॉइंट है ये, सो इजीली अंडरस्टैंडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बाय मेजर एंड अ माइनर, इन केस जहां पे मेजर एंड माइनर ज्वाइंटली एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ओनली मेजर पर्सन विल बी लाइबल एंड नॉट द माइनर पर्सन। Sendas versus Ramchand, when a contract for the purchase is entered into by a major and a minor, the seller could enforce the contract.
सेलर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। सो मेजर परचेजर के अगेंस्ट वो जरूर कह सकता है कि आप रिटर्न करो पैसा, माइनर को नहीं वो कह सकता जब भी ज्वाइंटली भी एंटर होते हैं इवन देन। ठीक है, वो माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड, सो हेंस देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी ही नहीं, राइट। It is only possible if the guardian of a minor enters into a contract on behalf of the minor and it has to be for the benefit of minor only. तब possible है. Since an agreement by a minor is absolutely void, the court will never direct specific performance of such an agreement by. तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकते उस एग्रीमेंट का। माइनर पार्टनर हो सकता है, ए माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम पार्टनर, कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, बट पूरा पढ़ना फिर डिसाइड करना माइनर पार्टनर हो सकता है कि नहीं। बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि प्रॉफिट्स के लिए अ माइनर कैन बी अ पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय हिज गार्जियन ऑन हिज बिहाफ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी उसके पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के साथ। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? माइनर कैन बी एन एजेंट, ही शैल बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट्स डन इन द कोर्स ऑफ सच एन एजेंसी। एक माइनर एजेंट हो सकता है, वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है अपने एक्ट्स के लिए इन द कोर्स ऑफ सच एन एजेंसी, इस एजेंसी के लिए वो उसको बाइंड कर सकता है। ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, या तो नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, राइट। श्योरिटी फॉर अ माइनर, एक माइनर जो है ना उसकी श्योरिटी, माइनर कभी भी अपनी श्योरिटी किसी के लिए भी नहीं दे सकता। So in case of contract of guarantee, when a major stands as a surety from the minor, then surety is liable. Contract was entered by him with the third party. अब मैंने अगर किसी बच्चे के लिए 18 साल से कम के लिए अगर मैंने श्योरिटी दिया तो आई एम लाइबल, बट वो बच्चा अगर मेरी श्योरिटी देता है तो ही इज नॉट लाइबल, राइट। सो ही कैन नॉट बी अ श्योरिटी, कैन नॉट गिव द श्योरिटी। इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? दिवालिया। सो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, क्लियर कट है, उसको कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑल द ड्यूज फॉर नेसेसरी सप्लाइड हैव टू बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, जो भी आपने उससे पैसा लेना है वो उसकी प्रॉपर्टी से लेना है एंड नॉट पर्सनली फ्रॉम हिम। माइनर एज अ शेयर होल्डर, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ फुली पेड शेयर्स थ्रू ट्रांसफर। जो भी फुली पेड शेयर्स हैं ट्रांसफर के, वो माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर, सो वो शेयर होल्डर ले सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है। सो हमने क्या ऊपर बोला है? माइनर कैन बी पार्टनर टू दी प्रॉफिट्स, सो शेयर्स ले सकता है वो, राइट। इफ अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर थ्रू हिज गार्जियन, सो गार्जियन के थ्रू वो ले सकता है। हाउएवर माइनर मेक्स एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, कंपनी उसको अलॉट करना रिफ्यूज कर सकती है क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। ही विल हैव नो लायबिलिटी टू पे द अमाउंट्स ड्यू ऑन द शेयर्स, जो भी उसकी कॉल्स हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है उन कॉल्स को पे करने के लिए, राइट। माइनर्स लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, ए माइनर इज लायबल इन टॉर्ट्स, जो भी माइनर है वो टॉर्ट्स के लिए लायबल है। टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है? अगर आपने सिविल डिसोबीडियंस किया, थोड़ा बहुत सिविल को जो आपने, फॉर एग्जांपल अब हमारे यहाँ पे रेड लाइट क्रॉस करना सिविल रॉन्ग, राइट। कहीं आपने स्पिट किया, थूक दिया, सिविल रॉन्ग, राइट। ए माइनर इज फुली लायबल इफ ही हैज बोरोड ए मोबाइल फ्रॉम समवन फॉर सेल्फ यूज, अगर उसने मोबाइल बोरो किया अपने खुद के यूज के लिए, बट देन पास्ड इट ऑन टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को पास कर दिया, कोई भी जो डैमेज होता है उस मोबाइल को विल मेक द माइनर लायबल टू पे फॉर सच डैमेजेस। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो माइनर इज लायबल टू पे फॉर सच डैमेजेस, राइट। जो भी डैमेजेस होंगी उसकी, माइनर वुड बी लायबल टू पे फॉर। भी कर रहे हैं वो टॉपिक है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड कौन से होते हैं? जो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तीन चीजें हमने प्राइमरीली पढ़नी है। कैपेसिटी हमने प्रीवियस वीडियो में किया था माइनर्स, इस वीडियो में हम करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन से होते हैं? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्ट पर सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये नेसेसरी है कि हर पार्टी
मस्ट हैव अ साउंड माइंड। व्हाई? बिकॉज अगर पार्टीज अपना कॉन्ट्रैक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट नहीं अंडरस्टैंड करेंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं मानते। सो सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म साउंड माइंड एज फॉलोज। A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes the contract वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके एंड इज एबल टू फॉर्म ए रैशनल जजमेंट, सही तरीके से समझदारी वाली जजमेंट वो बना सके विद रिस्पेक्ट टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट। उसके क्या अफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे, राइट। सो दिस मीन्स दैट सिंस अ पर्सन इज एक्चुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो बंदा अनसाउंड माइंड है कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा एंड इट्स अफेक्ट्स अपॉन हिज पर्सनल इंटरेस्ट, उसके क्या इफेक्ट्स हैं उसके पर्सनल इंटरेस्ट पे। हाउएवर a person is of sound mind normally but is occasionally of unsound mind cannot enter into a contract when he is of unsound mind। ये इंपॉर्टेंट टू नोट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई अनसाउंड माइंड वाला नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो ओकेजनली पर्सन जो साउंड माइंड का है नॉर्मली बट ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, वो भी अनसाउंड माइंड जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अनसाउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, अदरवाइज ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो इन द सेम मैनर पर्सन जो अनसाउंड माइंड नॉर्मली बट इज ऑफ साउंड माइंड ओकेजनली, अनसाउंड माइंड का दौरे पड़ते हैं उसको, लेकिन जब वो साउंड माइंड का ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो साउंड माइंड है, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड void होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स आर void, पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड आर void। व्हाई? बिकॉज बेसिक पर्पस खत्म हो जाता है। अगर आप अनसाउंड माइंड के हो और आप फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो जब आप अनसाउंड माइंड के हो, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इफेक्ट आएगा वो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस इफेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अगर तो आपने जानबूझ के अपने आप को लॉस लेना है तो बात अलग है, बट अगर आप उसका लॉस ले रहे हो बिकॉज आपको कॉन्ट्रैक्ट ही समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया? नीचे वाली कुछ कंडीशंस के कारण। सो ये कंडीशंस कौन सी हैं? हम अभी पढ़ते हैं सारी कंडीशंस, राइट। सो तब आप जब आप अनसाउंड माइंड के हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। एनी एग्रीमेंट डन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बी एनफोर्स्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो प्रॉपर्टी से एनफोर्स होगा और बंदे से, इंडिविजुअल से एनफोर्स नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड सच एन एग्रीमेंट इज फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम और हिज डिपेंडेंट्स, या तो उससे खुद की नेसेसरी सप्लाई के लिए हो या उसके डिपेंडेंट की नेसेसरी सप्लाई के लिए। जैसे माइनर के लिए था, माइनर में भी सेम था, या तो वो खुद की नेसेसरी सप्लाई हो या उसके डिपेंडेंट की, राइट। इसी तरह अनसाउंड माइंड अगर खुद की नेसेसरी सप्लाई है या उसके डिपेंडेंट की नेसेसरी सप्लाई है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर नेसेसरी सप्लाई है तो हाँ, उसकी प्रॉपर्टी से आप जरूर पैसा ले सकते हो, माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं ले सकते, उस बंदे के साथ नहीं ले सकते इंडिविजुअली, राइट। उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी से आप क्लेम कर सकते हो, राइट। सो पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड कौन से होते हैं? इडियट, हम नॉर्मल टर्म्स में यूज कर देते हैं वर्ड इडियट। सो एक इडियट एक ऐसा पर्सन है हुज ब्रेन वाज नॉट एबल टू डेवलप प्रॉपर्ली, उसका ब्रेन जो है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया। सो हिज मेंटल अंडरस्टैंडिंग पावर इवन फॉर द ऑर्डिनरी मैटर्स इज एब्सेंट, वो समझ ही नहीं पाता। Hence an agreement with him is void. So agreement कोई भी हो उसके साथ void है। Insane और lunatic, what is insane? Insane एक वो बंदा है जो sane नहीं है। Insane होता है बेवकूफ कह लो, sane होता है समझदार। He is not in his senses at intervals, कभी कभी अपनी senses में नहीं रहता। However, he can enter into a contract, जब वो regain करता है अपनी senses को, वो contract में enter हो सकता है। Drunkenness, सो ड्रंकननेस से उसको टेम्परेरीली इनकैपेसिटी टू पर्सन आती है, टू थिंक एंड अंडरस्टैंड के लिए, टेम्परेरी इनकैपेबल हो जाता है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है व्हेन ही रीगेन्स हिज सेंसेस, जब वो अपने सेंसेस को रीगेन करता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एट सच टाइम विल बी वैलिड, उसके उस टाइम के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब वैलिड होते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म क्या है? टेम्परेरी इनकैपेसिटी है, आप सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देते हो जिससे वो थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर देता है और वो आपके इशारे पर चलता है, हम इसको टेम्परेरी इनकैपेसिटी कहते हैं। सो ए पर्सन कैन एंटर इनटू अ लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ही इज बैक इन हिज सेंसेस। सो जब वो हिप्नोटाइज है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर
नहीं हो सकता। मेंटल डीके, दिस हैपन्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज। सो बंदे को सोचना, उसको 5 मिनट लगते हैं मैंने सामान कहाँ रखा था, सो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। जब उसको याद आ जाए तो ऑफ कोर्स उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। दिस वाज फॉर द अनसाउंड माइंड। अब आगे डिसक्वालिफाइड पर्संस। डिसक्वालिफाइड पर्संस कौन होते हैं? जो लोग डिसक्वालिफाइड हैं, यानी कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, लॉ ने उन्हें डिसक्वालीफाई किया है। ये सब अपनी फिजिकल डिसक्वालिफिकेशन के कारण नहीं है, बल्कि लीगल डिसक्वालिफिकेशन के कारण है। Third type of incompetent persons as per section 11 are those who are disqualified from contracting by any law to which they are subject. Alien enemies. एक alien, a person of foreign country living in India can enter into a contract with citizens of India during peace time only. So alien कौन होता है? आपकी जिसके साथ continuous लड़ाई चल रही है वो alien enemy है. When you are at war with some country, the other country is a alien enemy. अब होता क्या है, जो alien enemy है वो पीस टाइम के, जब आपका उनके साथ लड़ाई नहीं है, वॉर नहीं चल रही है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। अदरवाइज देयर आर टू मच दैट टू सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस imposed by the government in that respect. Otherwise आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हो। As per law it is void. So on the declaration of war between his country and India, he becomes an alien enemy and cannot enter into a contract. Alien friend can contract, but an alien enemy cannot contract. Clear है? A contract entered into with an alien enemy before the declaration of war suspend हो जाएगा जब तक war चल रही है। Existing contract can be revived जब war खत्म हो जाती है, completion of war with the approval of the respective governments, right? आप उसको दोबारा से चालू करवा सकते हो। Foreign sovereigns and ambassadors, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स के साथ हमें कॉशन बरतना जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर इम्यून फ्रॉम लॉज ऑफ दोज अदर कंट्रीज। सो वन हैज टू बी कॉशियस व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स विद फॉरेन सॉवरेन्स। सॉवरेन्स एम्बेसडर्स जो डिप्लोमैट्स हैं फॉरेन के, बिकॉज वेयर दे कैन सू अदर्स टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन नॉट बी सूड इन द इंडियन कोर्ट्स। सो डिप्लोमैट्स आपको सू कर सकते हैं, बट इंडियन कोर्ट्स डिप्लोमैट्स को सू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग टू केसेस वेयर दे वॉलंटरी सबमिट देमसेल्व्स टू द कोर्ट, जहां पे वो वॉलंटरी अपने आप को कोर्ट में सबमिट कर दें, या पर्सन इंटेंडेड टू सू देम ऑब्टेन्स द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अप्रूवल ले, दैट दे आर इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन एंड आर ऑर्डिनरी कंसिडर्ड इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप उनको क्लेम ही नहीं कर सकते हो, आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हो, राइट? तो इसलिए लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कन्विक्ट्स, जो जिनको सजा मिल रही है, कन्विक्ट इज वन हु इज फाउंड गिल्टी और उसको सजा, ही इज इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अ कन्विक्ट इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सू द कॉन्ट्रैक्ट्स, टू सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर कन्विक्शन। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, जैसे ही उसकी सेंटेंस खत्म होती है, ही इज एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ सूट एंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज हेल्ड in abeyance during the period of his sentence. So law of limitation का मतलब है within the time period जिसके अंदर आप claim कर सकते हो, जिसके अंदर आप केस कर सकते हो, so वो law of limitation abeyance में रहती है जितनी देर उसको सेंटेंस मिल रही है, यानी कि वो निकलने के बाद फिर उसका पीरियड लिमिटेशन का काउंट होना शुरू हो जाएगा। प्रोफेशनल पर्सन, द प्रोफेशनल्स आर द पीपल हु आर स्किल्ड in a particular trade and involves the personal skill set, जैसे lawyers. So a barrister cannot enter into a contract for suing his client. कोई भी जो एडवोकेट है इंग्लैंड में, वो बैरिस्टर है, वो क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता और क्लाइंट को सू नहीं कर सकता। इन इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट कैन सू हिज क्लाइंट फॉर द फीस। सो जो इंडिया में हाई कोर्ट का एडवोकेट है वो अपनी फीस के लिए क्लाइंट को सू कर सकता है। Married woman, a married woman is competent to enter into a contract अपने नाम से भी। She is also authorized to bind her husband, अपने husband को भी bind करती है, एलिमोनी लेती है ना डिवोर्स के टाइम पे married woman, for pressing the necessity, जो भी उसको necessity supplied है उसके लिए वो अपने husband को claim कर सकती है, bind कर सकती है। She is just like an individual and can sue or be sued in her name. So अपने नाम से वो sue कर भी सकती है और sue हो भी सकती है, राइट? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। सो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंसॉल्वेंट्स कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो हु इज नॉट सॉल्वेंट, जिसके पास पैसा नहीं है पे करने को, जो ऑलरेडी डेट में है और उसकी प्रॉपर्टी वेस्ट विद द ऑफिशियल रिसीवर के पास है फॉर लिक्विडेशन।
an adjudged insolvent before an order of the discharge is competent to enter into certain types of contracts. जो भी ऐसा insolvent होगा वो कुछ type of contracts के लिए enter हो सकता है. He can incur debts, purchase property or be an employee, but he cannot sell his property जो official receiver के पास है. So वो he can incur debts incur और भी कर सकता है additional अगर कोई उसको दे तो. प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कैन नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता बिकॉज वो प्रॉपर्टी लिक्विडेटर के पास होती है जिसको हम ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं. बिफोर द डिस्चार्ज ही ऑल्सो सफर्स फ्रॉम सर्टन डिस्क्वालिफिकेशंस. फॉर एग्जाम्पल ही कैन नॉट बी अ मैजिस्ट्रेट और अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. ना तो वो मैजिस्ट्रेट हो सकता है, ना किसी कंपनी का डायरेक्टर, ना मेंबर ऑफ लोकल बॉडी, बट ही हैज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एक्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी. उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज वो ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह कुछ भी कर सकता है. राइट. जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशंस, LIC, RBI, SEBI एक्सेट्रा. सो कोई भी कंपनी कॉर्पोरेशन जो आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन इट बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट. या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या स्पेशल एक्ट की प्रोविजंस में अगर कुछ ऐसा दिया, एज द केस में बी, अगेन बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड नॉट ए नेचुरल पर्सन. क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 1956 सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं. इट कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचर. अगर वो इट कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. सो पर्सनल नेचर के नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स. आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन की तरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो मैरिज नहीं कर सकते. सो पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैंडल नहीं कर सकते. राइट. दैट्स इट ऑन द पार्ट ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पीपल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. सो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज प्राइमरली तीन चीजें आती हैं, विच इज माइनर. सो हमने माइनर का पढ़ा प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हमने पढ़ा द अनसाउंड माइंड. राइट. और क्या क्या सिचुएशन होती है, अनसाउंड माइंड कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. देन पीपल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. सो जब हमने पीपल डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पढ़ा ना, वो क्या है, वो हेल्थ कैपेसिटीज पे नहीं है, वो लॉ लीगल कैपेसिटी पे है. राइट. सो वो ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं. सो दैट्स इट ऑन द पार्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. दोनों वीडियोस में अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.